हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और वर्नर थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और आज वाली क्लास के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स। बेसिकली डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स दोनों एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, एडिशन मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है। एडिशन मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि दो डिफरेंट सॉल्ट जब मिक्स करते हैं तो एक नया कंपोजिशन बनता है या एक नया कंपाउंड बनता है, तो हम उसको एडिशन मॉलिक्यूल बोलते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं मैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल 4KCN पोटेशियम साइनाइड और FeCN होल ट्वाइस 2। ठीक है, ये Fe+2 है, तो ये तो आयरन साइनाइड है और ये पोटेशियम साइनाइड है, तो ये दो डिफरेंट सॉल्ट है। अब इन दोनों डिफरेंट सॉल्ट को जब मैं मिक्स करता हूं और ये कंपाउंड बन गया है K4 FeCN होल 6, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या बन गया? इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कॉम्प्लेक्स। और इसको जब हम आयनाइज करेंगे वापस, ये जैसे बन गया तो ये आयनाइज होगा तो इट गिव्स 4K+N एंड FeCN होल 6 -4 है। पर अब इसका फर्दर आयोनाइजेशन नहीं होगा, इसका नो फर्दर आयोनाइजेशन। यानी एक तरह से क्या हुआ, ये तो बन गया कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स एडिशन आयन है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया और इसको वापस अगर हम वाटर में डाल रहे हैं, एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं, ठीक है, तो जब हम इसको वापस वाटर के अंदर डालते हैं, ये फॉर्म हो गया। इस मॉलिक्यूल को हम जब वाटर में डालते हैं तो ये K+FeCN होल 6 -4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह के दो डिफरेंट सॉल्ट मिलके जब तीसरा कंपाउंड बना देते हैं तो हम उसको बोलते हैं एडिशन मॉलिक्यूल्स और एडिशन कंपाउंड्स, और इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। तो ये एडिशन मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। ये एडिशन मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो प्रीवियस क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए और एक एग्जांपल दे दिया। अब डबल सॉल्ट में जैसे एलम, मोर सॉल्ट, ये सारे मोर सॉल्ट हुआ, एलम हुआ, ये डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, और ये जब मॉइस्ट के एटमॉस्फेयर में या वाटर के अंदर, मॉइस्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट होती है, तो ये दोनों डिफरेंट सॉल्ट है। तो ये दोनों डिफरेंट सॉल्ट जब मिक्स करते हैं अपन और मिक्स करते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है Al2SO4 होल थ्राइस पॉइंट K2SO4 0.24S2। तो एक नया क्रिस्टल बन जाता है, क्योंकि यहां देखो पहले हमारे पास दो क्रिस्टल थे। ये वाला जो क्रिस्टल था इसमें Al+3 आयन है और सल्फेट आयन है। इसमें Al+3 आयन है और सल्फेट्स आयन है, और इसके अंदर ये जो क्रिस्टल है इसमें पोटेशियम आयन है और सल्फेट आयन है। लेकिन अब जो ये क्रिस्टल बन गया जिसको हम फिटागरी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, दिस इज एलम, ठीक है, तो ये एलम का नया क्रिस्टल बन गया। अब इस क्रिस्टल के अंदर एल्यूमिनियम प्लस, इस क्रिस्टल के अंदर एनायनिक स्फीयर तो सल्फेट आयन है, एनायनिक स्फीयर तो सल्फेट आयन है, और केटायनिक स्फीयर Al+3 और Ka+ है। यानी पूरा एक क्रिस्टल बन गया। एनायनिक पॉइंट्स, जो लेटेस्ट पॉइंट जिनको बोलते हैं एनायन के लेटेस्ट पॉइंट पर तो सल्फेट आयन है, और केटायन के जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं उन पे Al+3 और K+ आयन है। यानी एक नया क्रिस्टल बन गया, जबकि ये दोनों इंडिपेंडेंट अलग अलग क्रिस्टल थे। मिक्स होने के बाद ये एक क्रिस्टल हो गया। जब हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का क्रिस्टल है तो एल्यूमिनियम सल्फेट के क्रिस्टल के अंदर एनायन लेटेस्ट पॉइंट्स पर सल्फेट आयन है, केटायन लेटेस्ट पॉइंट पर Al+3 है। और पोटेशियम सल्फेट का क्रिस्टल हमारे पास सेपरेट है, अलग है, और पोटेशियम सल्फेट का जो हमारे पास क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के अंदर एनायनिक लेटेस्ट पॉइंट पर तो सल्फेट आयन है और केटायनिक लेटेस्ट पॉइंट पर K+ आयन है। जब दोनों मिक्स हो गए, इन दोनों को रिएक्ट कराया वाटर के अंदर और फिर हमने इसको क्रिस्टलाइज कर लिया, तो ये वाटर के अंदर रिएक्शन होता है। ये मॉइस्ट के अंदर, मॉइस्ट तो होती है लेकिन रिएक्शन वाटर के अंदर होगा, वाटर कर दो। तो वाटर के अंदर जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो एल्यूमिनियम
ये एक नया क्रिस्टल बनता है और फिर हम एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट दोनों को वाटर में प्रॉपर्ली डिसॉल्व करके और उस वाटर को कूल करते हैं तो एलम के क्रिस्टल प्रेसिपिटेट होते हैं, एलम क्रिस्टलाइज होता है कूलिंग करने पर। अब इस क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लेते हैं उस वाटर सॉल्यूशन से, तो उसका फॉर्मूला ये है। अब इसमें क्या है, पूरे क्रिस्टल के अंदर एनायनिक लेटिस पॉइंट तो सल्फेट के ही है, लेकिन कैटायनिक लेटिस पॉइंट कहीं एल्यूमिनियम +3 होगा और कहीं K+ होगा। ओके, तो ये डबल सॉल्ट हो गया। इस डबल सॉल्ट के अंदर किसी तरह का कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैटायंस के साथ नहीं है। जैसे यहां देखा था ना अपन ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें किसी तरह का कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है। ये सिंपल आयनिक क्रिस्टल है, लेकिन दो डिफरेंट सॉल्ट का एक आयनिक क्रिस्टल हो गया, यानी मिक्स आयनिक क्रिस्टल हो गया। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो सेंटर मेटल कैटायन है Fe+2 के साथ Cn- लिगेंड की तरह एक्ट करता है और Cn- कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इनमें तो यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इनमें यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रहे हैं। जबकि यहां पर दो डिफरेंट क्रिस्टल्स जो थे उनके आयंस एक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गए, उनके सारे आयंस एक ही क्रिस्टल में आ गए, अलग अलग जगह Al+3 और K+ एक ही क्रिस्टल में रेंडमली या होमोजेनियसली, कुछ भी बोलो, एक तरह से एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में Al+3 और K+ उस क्रिस्टल के अंदर अरेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ Al+3 आ गया तो इधर K+ आ गया, इधर K+ आ गया, इधर K+ आ गया, इधर Al+3 आ गया, इस तरह से। और बीच बीच में सल्फेट आयन है, तो जहाँ सल्फेट आयन है उनको बोलेंगे वो सल्फेट आयंस के लेटिस पॉइंट है, नेगेटिव आयन के लेटिस पॉइंट है। जहाँ Al+3 और K+ है वहाँ पॉजिटिव आयन के लेटिस पॉइंट है, और एक होल क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। लेकिन इस क्रिस्टल के अंदर Al+3 K+ और सल्फेट आयन एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं, किसी में कोई नई बॉन्डिंग नहीं हुई, टोटल आयोनिक बॉन्डिंग है। टोटल Al+3 K+ और सल्फेट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले आयनिक बॉन्ड है। इसमें कहीं कोई नए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या देखा कि जब हम KCN को FeCN होल ट्वाइस से रिएक्ट करवाते हैं तो K4FeCN होल 6 बन गया। इसके अंदर एक तरह से केमिकल रिएक्शन हुआ और Cn- ने Fe+2 के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ और वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो हम इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट, खाली ये डबल सॉल्ट है, यानी उस क्रिस्टल में दोनों सॉल्ट का मिलके क्रिस्टल बन गया। यानी यहाँ हर आयन अपनी पहले वाली पोजीशन में ही है। या अगर मैं बोलूं बिफोर रिएक्शन मेरे पास कौन से आयन है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास Al+3 आयन है, मेरे पास सल्फेट आयन है, मेरे पास K+ है, मेरे पास सल्फेट आयन है, ठीक है। और जब एलएम की बात करूं तो एलएम में कौन से आयन है, तो एलएम में भी मेरे पास तीन तरह के आयन हो जाएंगे। Al+3 भी हो जाएगा, K+ भी हो जाएगा और एनायन हो जाएंगे नेगेटिव आयन। यानी जो आयंस पहले हैं वही बाद में, जो स्पीशीज पहले हैं वही बाद में है, ठीक है। लेकिन वो अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, दो सॉल्ट का मिलके एक क्रिस्टल बन गया, डबल सॉल्ट बोल दिया। और यहां पर अगर मैं बिफोर रिएक्शन बोलूं तो मेरे पास 4K+ है, ठीक है, और 6 Cn- है और एक Fe+2 है। ये तो हुआ हमारा बिफोर रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन होने के बाद हमारे पास कौन से आयन है, हमारे पास Fe+2 और 6 Cn- पहले थे, अब नहीं है, अब नया आयन आ गया। तो देखो यहां न्यू आयन बन गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आयन बन गया, तो चेंज हुआ। क्या मेरे पास K+ Cn- Fe+2 बिफोर रिएक्शन है, क्या मेरे पास आफ्टर रिएक्शन ये दोनों आयन है? नहीं है। ये दोनों आयन आपस में रिएक्ट करके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कन्वर्ट हो गए। यहां पर देखो मेरे पास बिफोर रिएक्शन Al+3 सल्फेट और पोटेशियम आयन है, और आफ्टर रिएक्शन यानी डबल सॉल्ट बनने के बाद भी ये आयन है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर हम मैं कॉम्प्लेक्स में बात करूं तो कॉम्प्लेक्स न तो Fe+ अगर ये K4FeCN6 जैसे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये Fe+2 और Cn- नहीं देगा, ये Fe+2 और Cn- नहीं देगा। इसका मतलब K4FeCN होल 6 Fe+2 के एनालिटिकल टेस्ट और Cn- के एनालिटिकल टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। जो अगर मैं टेस्ट लगाऊंगा तो यहां पर K4FeCN होल 6 में K4FeCN होल 6 के अंदर साइनाइड माइनस का भी नेगेटिव टेस्ट आएगा,
और Fe+2 का भी नेगेटिव टेस्ट आएगा। वो टेस्ट ये बताएगा कि न तो इसमें Fe+2 आयन है, नहीं Cn- है। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन पर हूं मैं, तब तो ये Cn- का टेस्ट भी देगा, Fe+2 का भी देगा। लेकिन ये रिएक्ट करने के बाद ये बन गया, ये बनने के बाद ये इस फॉर्म में आयोनाइज होगा। तो जब मैं इसको वाटर में डाल के और इसके एक्वस सॉल्यूशन का, इसका एक्वस सॉल्यूशन में ये वाले आयंस है, तो ये न तो Fe+2 का एनालिटिकल टेस्ट देगा, न Cn- का एनालिटिकल टेस्ट देगा, दोनों नेगेटिव टेस्ट देगा। ये सॉल्यूशन ये बताएगा कि इस सॉल्यूशन में न तो Fe+2 है, न ही Cn- है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, एलम लिया, तो एलम को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा, तो एलम को वाटर में डिसॉल्व करते ही वो ये वाले आयन दे देगा। एलम को जैसे ही मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा, ठीक है, ये एलम हो गया, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, दिस एलम इज डबल सॉल्ट, दिस एलम इज कॉल्ड डबल सॉल्ट, ठीक है, ये डबल सॉल्ट है। तो इसको जैसे ही वाटर में डालूंगा, वाटर में डालकर अब मैं एनालिटिकल टेस्ट लगाऊंगा, तो Al+3 का भी एनालिटिकल टेस्ट पॉजिटिव आएगा और सल्फेट का भी पॉजिटिव आएगा। तो ये टेस्ट ये इंडिकेट करता है कि एलम के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Al+3 आयन भी है, K+ भी है और सल्फेट भी है। तो ये डबल सॉल्ट के अंदर जितने भी आयन्स पहले थे, जैसे ये दोनों आपस में मिलकर ये डबल सॉल्ट बना रहे थे, इनमें जो ये आयन पहले थे, वो आयन वापस जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में वापस जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब डबल सॉल्ट के अंदर जितने भी आयंस हैं उन सब का पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के अंदर। पर दोनों एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये एडिशन मॉलिक्यूल दो तरह के हो गए, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो, both double salt as well as complex are formed by combination of two or more stable compounds in stoichiometric ratio। वही रिएक्शन का जो रेशियो है stoichiometric ratio, मतलब कहने का मतलब जैसे 4KCN plus FeCN whole 2, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका 4:1 रेशियो लेना पड़ेगा, KCN का और इसका 4:1 लेना पड़ेगा। तो इसको ही मैं क्या बोलूंगा, ये 4:1 स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। तब ही क्या बनेगा, FeCN होल 6। और इसी तरह से जो डबल सॉल्ट बना रहा हूं उसमें भी वही स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे Ln ले रहा हूं तो एल्यूमिनियम सल्फेट और K2SO4 का 1:1 रेशियो लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का 1:1 काम आया था, अभी आपने देखा। हेंस दे आर एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड्स, हाउएवर दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सॉल्ट कैसे, वो मैं भी डिस्कस कर चुका हूं। इसके एग्जांपल है कर्नेलाइट, इसमें KCl और इन दोनों का इक्विमोलिकुलर सॉल्यूशन मिला के बनाते हैं। ये मोर सॉल्ट FeSO4 NH4 2SO4.6H2 है, मोर सॉल्ट हो गया। पोटाश एलम, जिसको मैंने अभी एलम कहा था, डिसोसिएटेड इनटू सिंपल सब्सटेंस और आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी ये इसके वाटर के अंदर इसके एक्वस सॉल्यूशन में K+ सल्फेट आयन और Al+3 होंगे और उनके पॉजिटिव टेस्ट आएंगे। मोर सॉल्ट के जो मोर सॉल्ट है, तो मोर सॉल्ट के अंदर मोर सॉल्ट को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये Fe+2 सल्फेट और NH4+, ये NH4+ आयन देगा। तो मोर सॉल्ट कितने आयंस का टेस्ट देगा, 3 आयन का, Fe+2 SO4-2 NH4+। कर्नेलाइट क्या देगा, K+ Cl- Mg+2 Cl-। तो ये कुछ डबल सॉल्ट के मैंने एग्जांपल लिए हैं। इसमें से कर्नेलाइट, मोर सॉल्ट और पोटाश एलम तीनों इंपॉर्टेंट है। और द कॉम्प्लेक्स आयन ऑलमोस्ट डज नॉट डिसोसिएट, ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। ये जैसे K4 FeCN होल 6 है, तो डिसोसिएट टू गिव्स K+ and FeCN होल 6 4- ions in the aqueous solution. The solution does not give the taste of Fe+2 and Cn- ion, क्योंकि वो इसमें कन्वर्ट हो गया Fe+2 और Cn-, because the complex ion FeCN होल 6 4- does not dissociate it into Fe+2 and Cn- ion। तो ये मैंने जो अभी डिस्कस किया वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है कंस्टिट्यूट ऑफ सेंटर मेटल एटम और आयंस। जैसे ये देखो मैं पढ़ा चुका हूं, वही है, खाली अपन इसको रीड करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ये हो गया, जैसे COCl3। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अभी आपको मैंने जैसे ये एग्जांपल लिए थे,
K4FeCN6, ठीक है। तो इसी तरह से K3FeCN6, Na2FeNiCN, ये सारे नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले थे, या ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले हैं। तो जरूरी नहीं कि नेगेटिव और पॉजिटिव हो, न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे ये भी एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें COCl3 एंड NH3 होल थ्राइस है। तो ये जो है, इनको हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं। ये जो है, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गई इसके, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पॉजिटिव है। इसी तरह से न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी होता है। तो एक बार ये अपन टर्म्स डिस्कस कर लें, फिर मैं नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर और पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो बता दिया, मैं न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भी एग्जांपल लेता हूं, इसी क्लास में लेने की कोशिश करते हैं। सेंटर एटम और आयन क्लियर है। तो सेंटर एटम ये हो गया Fe+2, Fe+3, Ni+2, Zinc+2, Cobalt+3। तो सेंटर एटम और आयंस क्या है? एटम और आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप आर बाउंडेड इन अ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। फॉर एग्जांपल Ni+ का NiCl, ठीक है। सीधी बात है, सेंटर मेटल केटायन में पढ़ा चुका हूं, तो ये खाली लैंग्वेज है, इसको आप खुद रीड कर सकते हो, जो मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं। सेंटर मेटल केटायन, ठीक है। इसी तरह से लिगेंड क्या होता है? लिगेंड ये है, ठीक है, NH3 H2O Cl- कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ Cl- लिगेंड है। तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वो होता है जो सेंटर मेटल केटायन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर सेंटर मेटल केटायन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें सेंटर मेटल केटायन ने लिगेंड के साथ कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6 है, 6 है, 4 है, 4 है, या 3+3, 3 ये Cl- लिगेंड है, 3 NH3 है, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर अलग एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ प्लेटिनम का 6 हो गया, निकल का 4 हो गया, ठीक है। एनीवे, अब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनके ये सारे होमोलेप्टिक है, 1 2 3 4। लास्ट क्लास में जितने भी मैंने कॉम्प्लेक्स डिस्कस किए थे वो होमोलेप्टिक है। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच द मेटल इज बाउंडेड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, ठीक है, जैसे CONH3 है। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? in which the metal is bounded more than one kind of donor atom, जैसे CONH3 यानी या कोबाल्ट के साथ 4 NH3 लिगेंड है और 2 Cl- लिगेंड है। ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक से ज्यादा डिफरेंट लिगेंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो। जैसे यहाँ पर 2 बना रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये सारे अभी चैप्टर के अंदर मैं अलग अलग एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सारे जो भी पॉइंट आ रहे हैं ये डिटेल डिस्कशन अभी स्टार्ट हुआ। लिगेंड्स, अब अपन वापस देखो, लिगेंड पहले आया, वापस आ गया। अब अपन लिगेंड से वापस डिटेल स्टडी करते हैं। अब देखो, लिगेंड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। लिगेंड्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, केटायन और न्यूट्रल, तो पॉजिटिव आयन भी हो सकता है। तो द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एनायन और केटायन। तो लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड जैसे NH3 है, ठीक है, H2O है, तो ये तो हो गए न्यूट्रल लिगेंड। NH3 के नाइट्रोजन का लोन पेयर और ऑक्सीजन के H2O के ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो ये हमारे हो गए न्यूट्रल लिगेंड। ये हमारे हो गए न्यूट्रल लिगेंड। या फिर हम देखें Cl-, OH-, Br-, Cn-, एक्सेट्रा, ये हो गए हमारे नेगेटिव लिगेंड्स। वैसे पॉजिटिव लिगेंड्स का लिमिटेड एग्जांपल है NO+, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है और साथ में इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है। NO+ और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। इसी तरह से एक ये लिगेंड होता है NH अमोनियम हाइड्रोजन। अभी ये दोनों पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, NO+ और NH2NH3, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। कुल मिला के मैंने क्या कहा, हमारे को चार्ज से मतलब नहीं है, लोन पेयर से मतलब है। क्योंकि लिगेंड क्या है? लिगेंड वो है जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सेंटर मेटल केटायन के साथ,
लिगेंड वो है जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सेंटर मेटल केटन के साथ। तो लिगेंड के पास अल्टीमेटली लोन पेयर होना चाहिए, उस पे वो न्यूट्रल है कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसके पास लोन पेयर है और वो अगर अपना लोन पेयर सेंटर मेटल केटाइन को देके और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये लिगेंड तीन तरह के हो गए, ठीक है। अब ये लिगेंड किस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका। फिर टाइप ऑफ लिगेंड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। एक तो चार्ज के बेस पे था, अब यह नंबर ऑफ डोनर एटम्स। तो यहां देखो लिगेंड्स को हम अलग अलग पहला है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड में वन डोनर साइट होती है, यानी ये इसके पास एक ही डोनर साइट होती है और एट अ टाइम ये एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे NH3 अभी जो मैंने डिस्कस किए H2O, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन साथ में हम ये बोलेंगे H2O फास्फीन PH3 ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये एक ही टाइम पर एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। न्यूट्रल है Cl-, Br-, I-, ये भी मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड है। OH-, Cn-, NH2-, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। NO2-, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। या NO+, अभी बताया नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। तो ये सारे जो अभी मैंने एग्जांपल लिए थे वो ये सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड एक ही टाइम पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फिर आता है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें दो डोनर साइट होती है और वो एट ए टाइम दोनों डोनर साइट को यूज करते हैं, यानी वो दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। यानी लिगेंड एक है लेकिन दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, इसको बाइडेंटेड या डाइडेंटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं हम इसको। तो बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जैसे देखो इसमें ये हो गया, इसको बोलते हैं हम इथाइलिन डाइएमीन। इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइलिन। दिस इज इथाइलिन डाइएमीन। इसका नाम है इथाइलिन और इथेन 1,2-डाइएमीन। IUPAC नेम लिख रहा हूं मैं क्योंकि वही काम आएंगे। इथेन और इसका कॉमन नेम है इथाइलिन डाइएमीन और इसके शॉर्ट एब्रिविएशन है EN। इसका शॉर्ट एब्रिविएशन है EN। हम जब भी EN लिखा हो उसका मतलब ये हो गया। अब इसके पास कितने लोन, ये एट ए टाइम कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? 2। इसमें 2 डोनर साइट है और ये सिमेट्रिकल बाइडेंटिक लिगेंड है। इसी तरह से ऑक्सलेट आयन COO-, COO-। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, ऑक्सलेट आयन। इसका शॉर्ट एब्रिविएशन है OXO, ऑक्स। और इसमें भी क्या हो गया? ये लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, तो यहां से ये भी क्या हो गया? बाइडेंटेट हो गया। ये भी क्या हो गया? बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। तो ये इथाइलिन डाइएमीन हुआ, ऑक्सलेट आयन हुआ, ठीक है। और इसको ऑक्सलेटो बोलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेमिंग के अंदर। तो इसी तरह से ये इन दोनों में डोनर साइड नाइट्रोजन, इन दोनों में डोनर साइड ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जब मैं नेमिंग डिस्कस करूंगा ना तो उस समय पूरा टेबल बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी तो खाली एक बार बेसिक देख रहे हैं अपन। CH2 COO- NH2। अब इसमें भी 2 डोनर साइड है। इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये CH2 C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज और NH2, ठीक है। तो इसमें जो 2 डोनर साइट्स हैं वो ये, एक तो नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। अब इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल बाइडेंट। क्योंकि इसमें अनसिमेट्रिकल क्यों बोला? क्योंकि इसमें है तो ये बाइडेंटेड, इसमें है तो 2 डोनर साइट, पर दोनों डोनर साइट अलग अलग है। एक ऑक्सीजन डोनर साइट है और दूसरी नाइट्रोजन है। इनमें दोनों में ऑक्सीजन है, तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड हो गया। इथाइलिन डाइएमीन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड हो गया और ये हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड।
देखो आगे बात करते हैं। फिर आता है बाइडेंटेट के बाद ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट का जो सबसे, और ट्राइडेंटेट है तो ट्राइडेंटेट मतलब ट्राइडेंटेट लिगेंड वो हो जाते हैं जिनमें 3 डोनर साइट होती है। इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमको काम आएगा वो आएगा CH2 CH CH2, ये प्रोपाइलिन ट्राइएमीन, और IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइअमीन, ठीक है। और कॉमन नेम हो जाएगा इसका प्रोपाइलिन ट्राइएमीन। इसका शॉर्ट सिंबल होता है PN। जब भी PN लिखो तो समझ जाना प्रोपाइलिन ट्राइएमीन है। ये इसके 3 डोनर साइट है। ये 3 बॉन्ड 3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एक साथ बना सकता है CMC के साथ। इसी तरह से टेट्राडेंटेट हो जाएगा, पेंटाडेंटेट हो जाएगा। तो अब आप समझ गए जिसमें जितने डोनर साइट है उस हिसाब से उसका नाम देते हैं, ठीक है। तो एक जो सबसे तो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट तो बोलते हैं, लेकिन ट्राइडेंटेट से जैसे ही नंबर बढ़ जाता है टेट्रा पेंटा हेक्सा तो हम उसको पॉलीडेंटेट बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं उसको? पॉलीडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हमको लगातार काम आएगा वो है CH2। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? इथाइलिन। इसके साथ ये हो गया इथाइलिन डाइअमीन। देखते जाओ बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो। CH2 को इथाइलिन बोलूंगा, N डाइअमीन। फिर इसके साथ इसकी अब नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी है, दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, ये CH2 COO माइनस, ठीक है। तो ये है हेक्साडेंटेट। ये क्या है? हेक्साडेंटेट है। ये हेक्साडेंटेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी काफी यूज है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होने के साथ साथ इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होने के साथ साथ ये एंटी कोगुलेटिंग एजेंट भी है, यानी ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता भी है। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी इसका काफी यूज है। इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन। ये इथाइलिन, 2 नाइट्रोजन है तो इसको बोलते हैं डाइअमीन। CH2 COO में ये एसीटेट आइंस है। कितने हैं? 4 टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, AC आएगा, ठीक है, एसीटेट। तो मैंने लिखा है, ये नाम है इथाइलिन, ये इथाइलिन, ये डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं EDTA। ये EDTA के नाम से ज्यादा फेमस है। और ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से बनता है। EDTA का नाम आप याद रखना। बहुत बार आपको प्रैक्टिकल लैब में जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं तो वाइवा में एग्जामिनर भी पूछ लेता है कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ EDTA, व्हाट इज फुल नेम ऑफ EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये हमने लिगेंड्स का जो क्लासिफिकेशन किया वो ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट्स था, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट्स था। अब है क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड्स, जो अभी मैं डिस्कस कर चुका। न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हो गया अभी, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स H2NH3, मोनोडेंटिक एनाइन लिगेंड्स 1 एटम containing negative ions, containing negative charge Cl minus Br minus, polyatomic anionic ligands more than 1 atom containing negative charge Cl minus OH minus, polyatomic cationic ligands containing positive charge NO plus NH2 NH3 plus, ये सारे अभी डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। अब एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड्स वो होते हैं, ये ऐसे लिगेंड्स हैं जो एट ए टाइम इट फॉर्म
one coordinate covalent bond. तो ambident ligands are those which have two donor site. ambident ligand वो होते हैं जिनमें क्या होती है, दो डोनर साइट होती है, लेकिन ये एट ए टाइम एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. जैसे ये देखो CN मोनोडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड है, क्योंकि CN में टू डोनर साइट्स हैं. CN में कितनी डोनर साइट है? CN में टू डोनर साइट है. कार्बन पे भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है. तो डोनर साइट तो टू है इसमें, लेकिन एट ए टाइम ये कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, या अगर ये वाली यूज हो गई तो देखो, अगर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गई तो फिर ये इन्वॉल्व नहीं होगी. दो डोनर साइड है, तो अगर ये वाली इन्वॉल्व हुई तो ये नहीं होगी. ऐसा क्यों, वो भी बता रहा हूं. और अगर दूसरी सिचुएशन ये है कि सपोज करो CMC से नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, CMC से नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट को, तो ये जो डोनर साइट है और ये डोनर साइट है, और अगर इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया तो फिर ये नहीं बनाएगी. ये कह रहा है बेसिकली. NO2 एक और एग्जांपल देखो, NO2. अब इसमें भी क्या है, ये डोनर साइट है, टू डोनर साइट है, तो CN माइनस NO2 SCN, ये सारे ऐसे हैं जिनमें टू डोनर साइट्स हैं. OCN, इनमें टू डोनर साइट्स हैं. ये देखो, ये वाली डोनर साइट है और ये वाली डोनर साइट, इधर ये वाली है और ये वाली है, इधर ये वाली जिससे सर्कल बना दिया, ये डोनर साइट्स है. तो ये सारे एम्बिडेंट लिगेंड्स हैं. अब आप बोलोगे सर दो डोनर साइट है, जैसे CN माइनस का ले लें अपन एग्जांपल, ठीक है, तो दो डोनर साइट है, तो एक दे दिया तो दूसरे से क्यों नहीं दे पाएगा. तो चलो अपन ये मान लेते हैं कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है. और ये जब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे देखो दो केप लगा दी मैंने, ये दो केप लगा दी मैंने, ठीक है. एक तो आप देख रहे हैं दो केप है, एक तो ब्लैक वाली केप है. ब्लैक, ये जो केप है इसको लोन पेयर ले लेते हैं, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है. अब ये है मेरा सेंटर मेटल केटाइन, ठीक है. अब अगर इस सेंटर मेटल केटाइन ने, अगर ये सेंटर मेटल केटाइन है और ये एम्बिडेंट लिगेंड है, यानी CN माइनस है, तो ये लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है. ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है और ये कार्बन का लोन पेयर है, ठीक है. अब अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, और ये मेरा ये जो पंच है, ये पंच को आप अज्यूम कर लो सेंटर मेटल केटाइन, तो ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. अब ये बन गया तो यहां से कैसे बनेगा. अब ये यूं मुड़ के तो बनाएगा नहीं, वो तो बॉन्ड ही टूट जाएंगे इसके, क्योंकि सिंगल यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है. तो ये फिर अनरिएक्टेड रह जाएगा, यानी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये 180 पे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से ऑपोजिट. और सपोज करो ये कोलिजन इस तरह से हुई और बॉन्डिंग ये हो गई, ब्लू साइड से हो गई, तो ब्लैक साइड अनबॉन्डेड रह जाएगी, या ऐसे. तो या तो बॉन्डिंग यू होने के बाद ये फ्री रह गया और ये बॉन्ड बना तो फिर ये फ्री रह जाएगा. तो कुल मिला के ये होता है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ऑर्निक में इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. तो एम्बिडेंट लिगेंड है, इनऑर्निक में लिगेंड ही कहेंगे. तो एम्बिडेंट लिगेंड में दो डोनर साइट होती है, तो एक से बॉन्डिंग होने के बाद दूसरे को फिर बॉन्ड बनाने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, स्टेरिकली फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि वो दूर उस तरफ चला गया. जैसे अभी मैंने आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, पंच को मान लिया था सेंटर मेटल केटाइन और दोनों तरफ मैंने केप लगा दी थी, तो अब उस केप को मैंने लोन पेयर मान लिया था, तो अब एक तरफ से ही बॉन्डिंग होगी, आपको क्लियर है, दूसरा फिर अनबॉन्डेड ही रह जाएगा. तो इस तरह से ये, इसीलिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि एम्बिडेंट लिगेंड्स, देयर आर सर्टेन लिगेंड व्हिच हैव टू और मोर डोनर एटम, बट इन forming complex only one donor atom is attached to metal ion. Such ligands are called ambident ligands. अब हम chelating ligands are polydentate ligands. हाँ, अब ये कंसेप्ट नया आ रहा है, इसको रीड करने से पहले मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि चिलेट क्या होता है, चिलेशन क्या होता है. तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं इसके लिए तीन कॉम्प्लेक्स को डिस्कस कर रहा हूं. तो मैं यहां पर तीन कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं, कोबाल्ट के हैं,
मेरे पास पहला कॉम्प्लेक्स है CO NH3 होल 6 प्लस 3, मतलब मैंने लिया CO NH3 होल 6 Cl3, तो ये कौन सा आयन देगा? ये वाला आयन देगा ना? ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दूसरा ले रहा हूं मैं CO En होल थ्राइस Cl3, और ये कौन सा आयन देगा? ये जो आयन देगा वो ये वाला देगा, CO En इथाइलिन डाइएमीन, जो अभी मैंने डिस्कस किया, प्लस 3। और इसके अलावा मेरे पास एक और है, स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं अभी, CO Pn होल ट्वाइस Cl3, ठीक है। और ये वाला जो आयन देगा वो कौन सा आयन देगा? ये वाला जो आयनाइज होगा तो ये हो जाएगा CO Pn होल ट्वाइस प्लस 3 and 3Cl माइनस, ठीक है। तो मैं ना इसका अपन 3D अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप समझ गए, इससे ये मिला, इससे ये मिला और इससे ये मिला। तो अब हमारे को मेनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मतलब है, अभी ये तीनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो अब मेरे पास जो पहला वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो ये है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, CO NH3 होल 6 प्लस 3। मेरे पास एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है। तीसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरे पास ये है। जो इससे मिला, तीनों को अब इसके अंदर क्लियर है। En का मतलब अभी बताया मैंने, CS2 NH2 CS2 NH2। Pn का मतलब ये हो गया इथाइलिन डाइएमीन, जिसको मैं En लिखूंगा, जो यहां लिख दिया मैंने। और Pn का मतलब होता है प्रोपाइलिन ट्राइएमीन, प्रोपाइलिन ट्राइएमीन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइआमीन, ये Pn, ठीक। अब इसमें कोबाल्ट के साथ मोनोडेंटेड लिगेंड, इसमें कोबाल्ट के साथ बाइडेंटेड लिगेंड, इसमें कोबाल्ट के साथ ट्राइडेंटेड लिगेंड है। तो देखो, यहां पर कोबाल्ट और कोबाल्ट के साथ 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ये 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन बना रहा है? NH3। कोबाल्ट पर +3 प्राइमरी वैलेंसी है, कोबाल्ट पर यहां पर कोबाल्ट पर +3 है, आप निकालोगे तो प्राइमरी वैलेंसी +3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब लिगेंड ने कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, या सेंट्रल मेटल कैटायन पर कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 6। तो ये हो गया। अब दूसरा वाला देखो बेटा, अब यहां पर भी वही है, कोबाल्ट, ध्यान से देखते रहो, समझ में आ जाएगा। ये 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हो जाएगा NH2 NH2 NH2, ये 3 है तो 6 NH2 हो जाएंगे, और ये CH2 NH2,
ये वाला ये वाला हमारा ये हो गया। अब मैं इसका इधर बना देता हूं, इसका इस तरफ बना देता हूं, आप कंपेयर, तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा। ये कोबाल्ट, तो तीनों ही केस में आप देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। NH2 ठीक है। अब ये प्रोपाइलिन ट्राइएमीन है, ऐसे है, तो ये रहा CH2NH2 CH2NH2, ये बॉन्ड है नाइट्रोजन और उसके बीच का है। और इसी तरह से यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, CH2NH2 CH प्लस। अब तीनों को कंपेयर कर लेते हैं अपन। ध्यान दो, तो ये तो हो गया CONH3 होल 6 प्लस 3, ये हो गया COEN, यानी ये इसमें इथाइलिन ट्राइएमीन के 3 लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन प्राइमरी वैलेंसी तो कोबाल्ट, इस कोबाल्ट पे +3 है, इस पे भी +3 है, इस पे भी +3, तो इन तीनों कॉम्प्लेक्स की प्राइमरी वैलेंसी तो +3 हुई, और सेकेंडरी वैलेंसी सबकी 6 है, क्योंकि तीनों ही केस में जो सेंटर मेटल कैटायन है कोबाल्ट +3 जो है वो 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है सेकेंडरी वैलेंसी। अब आप देख लो, ये सब प्राइमरी वैलेंसी से बना हुआ, ये सब सॉरी प्राइमरी मिस्टेक हो गई, ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, और ये एक एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये सारे बाइडेंटेड लिगेंड है, ये तीनों के तीनों बाइडेंटेड लिगेंड है, और हर ईच इथाइलिन डाइएमीन 2-2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये प्रोपाइलिन ट्राइएमीन है, एक एक प्रोपाइलिन ट्राइएमीन 3-3 कोऑर्डिनेट, ये एक पूरा प्रोपाइलिन ट्राइएमीन है जो 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। वैसे में प्रेजेंटेशन भी ऐसा दिया है कि आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। तीनों का पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ध्यान से देखते रहो स्क्रीन पे, बोर्ड पर। अब देखो यहां पर ये एक रिंग बन गई, ये कोबाल्ट NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये 1 2 3 4 5, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, क्लोज रिंग। अब देखो इसी तरह से यहां पर भी ये देखो कोबाल्ट 1 नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, तो ये वापस एक रिंग बन गई, ये रिंग बन गई। और इसी तरह से देखो यहां पर भी रिंग बन गई, ये 3 रिंग्स हैं। हर रिंग में कितने मेंबर है, 5, देखो 1 2 3 4 5, इसमें कोबाल्ट नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, और ये कोबाल्ट वापस आ गया, तो ये क्या होगा, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड क्लोज रिंग हो गई, क्लोज चेन रिंग हो गई ना। इन रिंग को हम चीलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इन रिंग्स को हम चीलेट रिंग बोलते हैं। तो ये चीलेट रिंग्स है बेटा, और ये जो चीलेट रिंग बन गई, इस फिनोमेना को हम चीलेशन बोलते हैं। इसी तरह से यहां पर भी देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पर तो 1 2 3 चीलेट रिंग्स हैं। रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3, क्या बोल रहे हैं इनको, चीलेट रिंग्स। यहां पर ये रिंग नंबर 1, यहां ये रिंग नंबर 2, यहां ये रिंग नंबर 3, या रिंग नंबर 4, तो रिंग 1 2 3 4, रिंग 1 2 3 4, तो यहां चीलेट रिंग्स बन गई। तो जो बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड होते हैं या पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं,
वो जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो सीएमसी के साथ रिंग बनाते हैं, सीएमसी के साथ रिंग बनाते हैं। इस रिंग को हम बोलते हैं चिलेट रिंग। जनरली ये रिंग 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड होती है। जैसे अभी प्रेजेंट बोर्ड पर 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है इसमें, है ना। तो यह 5 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर वाले भी आएगी क्योंकि चैप्टर अभी तो बहुत सारा बाकी है, तो इससे से एग्जांपल आते जाएंगे, तो उस समय बताऊंगा। देखो ये 6 मेंबर रिंग बन गई, तो इनको हम बोलते हैं चिलेट रिंग्स। और अब यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का भी क्वेश्चन है ये, और बहुत बार एग्जाम में आता है कि इन तीनों में से कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ज्यादा स्टेबल है। इन तीनों में से किसका कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला। रीजन देखो, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर लीस्ट स्टेबल है और ये मोस्ट स्टेबल है। इन तीनों में कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या है, इसमें यहां पर देखो आप NH3 एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, यानी मोनोडेंटेड लिगेंड में जो लिगेंड है वो एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो जब मैं इसको खींचूंगा तो मेरे को खाली एक ही ताकत कम लगानी है, यानी अगर जैसे मैं इसको खींच रहा हूं तो मुझे यहां पर फोर्स कम लगाना है, मैं आराम से खींच लूंगा। क्यों? क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं बेटा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को इजीली लीव कर सकते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो ये जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो ये कोऑर्डिनेशन ये सेंट्रल मेटल कैटायन है और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और बॉन्ड है। तो ये मैं ये कह रहा हूं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से इजीली लीव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीव करते वक्त इनको खाली एक ही बॉन्ड तोड़ना है, एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है। अब जब मैं इनको हटाऊंगा, इथाइलिन डाइएमीन को, तो ये तो बहुत इजीली हट गया। अब इसको हटाने के लिए तो मेरे को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा खींचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने हैं, ब्रेक करने हैं। तो इसके कंपैरिजन में इथाइलिन डाइएमीन को इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर ज्यादा स्टेबल है, और इसके लिए इसको तो मैं इजीली निकाल लूंगा। और इसको निकालना तो और भारी, इथाइलिन ट्राइएमीन को निकालना मतलब जब तक ये तीनों कोऑर्डिनेट, यानी एक साथ हमको कितना फोर्स देना है ताकि तीनों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो। तो मेरे से तो टूटेगा नहीं, इसको दोनों हाथ से पकड़ के बहुत तेजी से खींचूंगा तब जाके ये बाहर आएगा। तो ये सबसे ज्यादा, ये जो ट्राइडेंटेड लिगेंड है ये तीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसको कोऑर्डिनेट, इस तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से इस ट्राइडेंटेड लिगेंड को बाहर निकालना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोनोडेंटेड लिगेंड अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को इजीली लीव कर सकते हैं क्योंकि वो सिंगल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। बाइडेंटेड को थोड़ा और ताकत लगानी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि ईच बाइडेंटेड लिगेंड बॉन्डेड थ्रू टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्राइडेंटेड को और ज्यादा मुश्किल होगी। इसका मतलब जितना ज्यादा डेंट बढ़ेगा, मोनोडेंटेड से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे, बाइडेंटेड से ज्यादा स्टेबल होंगे ट्राइडेंटेड के। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड्स आर फॉर्म, bidentate and tridentate ligands are formed more stable complex because they are bonded to CMC with 2 or 3 coordinate covalent bond respectively. Therefore these ligands, मतलब bi and tridentate ligand, hardly leave from their coordination sphere. ठीक है, वो अपने coordination sphere से हार्डली लीव करते हैं, मुश्किल से निकल पाते हैं। उनको निकलने के लिए 2 और 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड कॉम्प्लेक्स के लिगेंड के कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। और चिलेट रिंग देखो, इसमें 1 2 3, इसमें 4। हम ये भी लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। तो जितनी ज्यादा चिलेट रिंग्स होती है हम बोलते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल है। अब देखो ये चीज है चिलेशन,
तो ये देखो, द लिगेंड में कंटेन 2 डोनर एटम्स, ये रहा 2 डोनर एटम्स, ठीक है। अब अपन ये हटा देते हैं, ठीक है। तो चिलेशन क्या, द लिगेंड में कंटेन 2 डोनर एटम्स दैट इज कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप, यानी ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। पोजिशनेड इन सच अ वे, ये लिखा हुआ है, दैट अ 5 और 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड, ये 1 2 3, जैसे अभी यहाँ 5 मेंबर रिंग बनी हुई है, 5 और 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड विद द मेटल आयन, देन इट इज कॉल्ड बाइडेंटेड और डाइडेंटेड चिलेटिंग। ये बाइडेंटेड और डाइडेंटेड चिलेटिंग है, ठीक है। एंड द रिंग इज कॉल्ड चिलेट रिंग, द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द मेटल चिलेट, ये मेटल चिलेट है, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चिलेशन, इस प्रॉपर्टी को चिलेशन बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को मेटल चिलेट बोलते हैं, इन रिंग को चिलेट रिंग्स बोलते हैं। ये 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग हो सकती है, ठीक है। आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा चिलेशन क्या है। तो ये चिलेशन का बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट यू मीन बाय चिलेशन। तो यहां से लेके यहां तक आप एज इट इज लिख लो और ये एक एग्जांपल दे दो, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। फिर आता है इनर ऑर्बिटल्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलो हम अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू so much, my dear student.